गुड इवनिंग, वेलकम टू सोना एजुकेशनल चैनल। आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक धातु अधातु का अगला टॉपिक आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनते हैं। आयनिक यौगिकों के कुछ गुणधर्म। भौतिक प्रकृति की बात करें यदि आयनिक यौगिकों की, तो ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर भी होते हैं। यदि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। यदि आयनिक यौगिकों के घुलनशीलता की बात करें, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, जैसे केरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में ये अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। आइए बात करते हैं धातु की प्राप्ति अर्थात धात्विकी में सबसे पहले खनिज। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों आवक यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क वे रासायनिक खनिज या वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। आइए बात करते हैं सक्रियता श्रेणी और उससे संबंधित धातु कर्म। सबसे अधिक सक्रियता श्रेणी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में पाई जाती है। मध्यवर्ती क्रियाशीलता जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी। और सबसे कम क्रियाशीलता Ag और Au के रूप में पाई जाती है। आइए बात करते हैं धातु का निष्कर्षण। अयस्क से धातु प्राप्त करना। चरण 1 अयस्कों का संबंधीकरण। नंबर 2 धातु का निष्कर्षण। नंबर 3 धातु को परिष्कृत करना। तब जाके हमें धातु का परिष्करण अर्थात अयस्कों से धातु प्राप्त तब कर सकते हैं हम, जब हमारे ये 3 चरण पूर्ण होंगे। आइए बात करते हैं अयस्क। अयस्क का संधारण किया जाता है उच्च अभिक्रियाशील धातु के आधार पे, मध्य अभिक्रियाशील धातु के आधार पे और निम्न अभिक्रियाशील धातु के आधार पे। यदि उच्च अभिक्रियाशील धातु के आधार की बात करें तो ये गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त होती है। यदि मध्य अभिक्रियाशील धातु को देखें तो इन्हें 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक सल्फाइड अयस्क, दूसरा कार्बोनेट अयस्क। यदि सल्फाइड अयस्क की बात करें तो यहाँ पे सिनेबार और जिंक सल्फेट या मरकरी सल्फेट प्राप्त होता है और वायु में इसका भर्जन किया जाता है, तब जाके हमें धातु ऑक्साइड, और जब उस धातु ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है तो धातु का शोधन किया जाता है। इस प्रकार से हमारी शुद्ध धातु हमें प्राप्त होती है। और यदि हम बात करें कार्बोनेट अयस्क की तो ZnCO3 से दर्शाया जाता है और इसमें हमारा निस्तापन की अभिक्रिया होती है, सीमित वायु रहती है और जब धातु का ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, फिर धातु का अपचयन कराया जाता है, तब जाके हमें धातु का शोधन करना पड़ता है और उसके बाद हमें धातु शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यदि हम निम्न अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो निम्न अभिक्रियाशील धातु में जैसे सल्फाइड अयस्क आ गए तो इसमें भर्जन की क्रिया कराई जाती है और उसके बाद धातु का परिष्करण किया जाता है अर्थात उसे शुद्ध किया जाता है, तब जाके हमें शुद्ध रूप में अयस्क प्राप्त होते हैं अर्थात धातु प्राप्त होते हैं। आइए बात करते हैं कुछ मुख्य परिभाषाएं जो धातु अधातु के अंतर्गत आई हैं। आइए बात करते हैं गैंग पृथ्वी से खनिज या खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिसे गैंग कहते हैं या गैंग कहा जाता है। भर्जन सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइडों में बदल जाता है, यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो यदि जिंक सल्फेट की अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में कराई जाती है 2ZnS प्लस 3O2 तीर का निशान तापन तो 2ZnO प्लस 2SO2। और वहीं मरकरी अर्थात सिनेबार की अभिक्रिया गैस की उपस्थिति में कराई जाती है और इसमें तापन दिया जाता है तो मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आइए बात करते हैं निस्तापन।
देखिए कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है और यह प्रक्रिया हमारी निस्तापन कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें यहाँ पे जिंक कार्बोनेट की अभिक्रिया देखें तो यह जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है यदि इसमें तापन दिया जाता है अर्थात टेम्परेचर दिया जाता है। आइए बात करते हैं अपचय। धातु ऑक्साइडों से कार्बन जैसे अपचाय का उपयोग कर धातु प्राप्त करना अपचयन कहलाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि कार्बन के साथ कराई जाती है तो जिंक से ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहा है, तो यह अपचयन अभिक्रिया है। आइए बात करते हैं धातु का परिष्करण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा जाता है। देखिए धातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोग विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि है। देखिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का चित्र आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए ये कॉपर धनायन, ये कॉपर धनायन के दो कैथोड, ये कैथोड है अर्थात ये ऋण आयन है और ये एनोड है अर्थात ये धनायन है। इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। एक बड़ी सी टैंक रखी गई है। इस टैंक में एनोड पंप लगाया गया है और साथ ही साथ इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन अम्लीय विलयन भर दिया जाता है। एनोड पर अशुद्ध तांबा लगा रहता है और कैथोड पर शुद्ध तांबा लगा रहता है और इसमें विलयन कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बस कुछ मात्रा की पाई जाती है, बहुत सूक्ष्म रूप में पाई जाती है। विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विलयन अपघटन या विद्युत अपघटन में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और साथ ही साथ आविलेय अशुद्धियां एनोड तल पर निक्षेपित हो जाती हैं जिसे एनोड पंप कहते हैं। कभी पूछा जाता है एनोड पंप क्या कार्य करता है इसमें, तो एनोड पंप का कार्य होता है आविलेय अशुद्धियों को उसके तली पर निक्षेपित करना। आइए बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। पहला सिल्वर, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनता है जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। बहुत बार पूछा जाता है सिल्वर वायु के संपर्क में, या कहा जाता है कि वायु के संपर्क में आने पर कौन सी धातु है जो काली पड़ जाती है, तो सिल्वर लिखेंगे वहाँ पे आप। कॉपर, अगला टॉपिक कॉपर। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जिंक कहते हैं या जंग कहते हैं। देखिए जंग संक्षारण कहलाता है अर्थात लोहे पे जंग लगना संक्षारण कहलाता है। इससे बचने के लिए इसमें यसद लेपन किया जाता है। इसकी सुरक्षा के लिए संक्षारण को बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, आइए बात करते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें पेंट किया जाता है, उसमें ऑयल लगाया जाता है, उसमें ग्रीस लगाया जाता है, साथ ही साथ उसमें यसद लेपन किया जाता है और क्रोमियम लेपन के द्वारा भी संक्षारण होने से वस्तु को बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ एनोडीकरण के द्वारा और मिश्र धातु के रूप में, या जो धातु है चाहे वो लोहे की बनी है चाहे वो कोई अन्य संक्षारित धातु है तो उससे मिश्र धातु के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो वह तब भी संक्षारित नहीं होगी। आइए बात करते हैं यसद लेपन क्या है। देखिए यसद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर एक जिंक की परत चढ़ाई जाती है जिसे हम यसद लेपन कहते हैं। अर्थात जिंक एक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते के घोल में उसे डाल दिया जाता है जिसे यसद लेपन कहते हैं। आइए बात करते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु की सामग्री मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर व प्रबल हो जाता है। यदि हम स्टील की बात करें तो स्टील लोहा, निकेल और क्रोमियम के द्वारा मिलकर बना होता है, यह एक मिश्र धातु है। यदि हम इस्पात की बात करें, इस्पात स्टील होता है, इसे हिंदी में इस्पात बोला जाता है, पीतल।